1946 के दंगों में जब पूरा कोलकाता दहशत में था, तब एक मटन की दुकान चलाने वाला साधारण आदमी इतिहास का सबसे बड़ा नायक बना। किसी किताब में उनका नाम नहीं है, किसी पाठ्यक्रम में उनका जिक्र नहीं है। ऐसा शेर जिसने अपने लोगों की रक्षा के लिए समूचे कोलकाता की तस्वीर बदल दी थी। जानिए गोपाल पाठा, जिन्होंने बंगाल को पाकिस्तान बनने से बचाया है। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे गोपाल पाठा कौन थे और क्यों उन्हें यह नाम मिला, और डायरेक्ट डे एक्शन की भयावह घटनाएं क्या थी, तथा कैसे साधारण कसाई हिंदू रक्षक बन गया, और क्यों गांधी जी से हुई वह ऐतिहासिक बातचीत जो आज भी प्रासंगिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी चालू कर दीजिए। गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय, जिन्हें इतिहास में गोपाल पाठा के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 13 मई 1913 को कोलकाता के बो बाजार इलाके में मलंगा लेन में हुआ था। उनका परिवार पूर्वी बंगाल के चुआडांगा जिले के आकर 1990 में कोलकाता में बस गया था। पाठा शब्द बंगाली में बकरा या मेमना का अर्थ है, क्योंकि गोपाल जी का परिवार मांस व्यवसाय से जुड़ा था और वे मटन की दुकान चलाते थे, इसलिए लोग उन्हें प्यार से गोपाल पाठा कहने लगे। गोपाल पाठा के परिवार में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी अनुकूल चंद्र मुखोपाध्याय के भतीजे थे। यही कारण था कि बचपन से ही उनमें देश प्रेम, स्वाधीनता संग्राम के प्रति गहरी लगन थी। शुरुआत में गोपाल पाठा महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित थे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने भारतीय जातीय वाहिनी नामक संगठन की स्थापना की थी, जो मूल रूप से बाढ़ और आपातकाल में लोगों की सहायता करता था। 1946 का साल भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण था। देश की आज़ादी नजदीक थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। 29 जुलाई 1946 को जिन्ना ने बंबई में मुस्लिम लीग की बैठक बुलाई और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। जवाहरलाल नेहरू के एक बयान के बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को खारिज कर दिया था। बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन सईद सोहरावर्दी ने इस योजना को अमली जामा पहनाने का मुख्य भूमिका निभाई। वह चाहता था कि कोलकाता को हिंदू मुक्त बनाकर पाकिस्तान में शामिल किया जाए। सोहरावर्दी ने पहले से ही तैयारी कर ली थी कि उन्हें कलकत्ता के 24 थानों में से 22 पर मुस्लिम थाना प्रभारी नियुक्त किए और मुस्लिम गुंडों को हथियार और पेट्रोल बम दिए। तब 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। 16 अगस्त 1946 शुक्रवार का दिन और रमजान का 18वां दिन था। यह दिन जानबूझकर चुना गया था क्योंकि इसी दिन इतिहास में बद्र का युद्ध हुआ था। मुस्लिम लीग के नेताओं ने इसे धार्मिक महत्व दिया था। तब जुम्मे की नमाज के बाद हथियारों से लैस मुस्लिम भीड़ कलकत्ता की सड़कों पर उतर आई। उन्होंने व्यवस्थित तरीके से हिंदू घरों, दुकानों, मंदिरों पर हमले किए थे। सरकारी रिकॉर्ड के आंकड़े बताते हैं कि 3173 शव बरामद किए गए। वास्तविक मृत्यु संख्या 20,000 के आसपास मानी जाती है। हजारों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। 1 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए थे। केशोराम कॉटन मिल्स में 600 ओडिया मजदूरों का निर्मम कत्ल किया गया। ये मजदूर उड़ीसा से काम की तलाश में आए थे और उन्हें अपने कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड भी दिखाए थे, लेकिन किसी बात का कोई फायदा नहीं हुआ। 17 अगस्त तक स्थिति बेकाबू हो चुकी थी। हजारों हिंदू मारे गए थे और कोई भी उनकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था। न अंग्रेज सरकार, न कांग्रेस और न ही पुलिस। इस नाजुक घड़ी में 33 वर्षीय गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय ने फैसला लिया कि वो अब चुप नहीं रहेंगे। तब गोपाल पाठा ने अपनी भारतीय जातीय वाहिनी को एक रक्षा सेना में बदल दिया। उस समय उनके पास लगभग 500 से 800 प्रशिक्षित पहलवान और युवक थे और 2 अमेरिकन 45 बोर पिस्टल थी। वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सैनिकों के खरीदे गए कुछ हथियार थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संग्रहित हथियार भी उनके पास थे तथा कुछ ग्रेनेड और अन्य हथियार उन्होंने बैकअप के लिए रखे थे।
गोपाल पाठक की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी। अगर वे एक हिंदू मारते हैं तो हम 10 दंगाई मुसलमानों को मारेंगे। लेकिन उन्हें भी यह स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी मुस्लिम महिला, बच्चों या बुजुर्गों को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य उनका नहीं है। 18 अगस्त 1946 की दोपहर से गोपाल पाठक और उनके साथियों ने हिंदू बस्तियों की सुरक्षा करनी शुरू की। जब मुस्लिम दंगाई हिंदू कॉलोनियों में घुसने की कोशिश करते तो उनका सामना संगठित और तैयार हिंदू योद्धाओं से होता रहता और वह उनको भगाते रहते। अब उनकी यह पहल को देखकर कुछ समुदाय ने भी उनका साथ देने को हाथ बढ़ाया, जिन्हें बड़ा बाजार के मारवाड़ी व्यापारियों ने आर्थिक सहायता दी और स्थानीय लोहानों ने रात भर काम करके हथियार बनाए तथा पूरे हिंदू समुदाय ने एकजुट होकर इस प्रतिरोध में भाग लिया। गोपाल पाठक ने शक्ति संतुलन का सिद्धांत लागू किया। उनका मानना था कि युद्ध तभी होता है जब एक पक्ष कमजोर होता है, इसलिए शांति के लिए शांति संतुलन जरूरी है। केवल 2 दिनों में ही स्थिति पूरी तरह बदल गई। तब 20 अगस्त तक मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। सोहरावर्दी को समझ आ गया कि उसकी योजना विफल हो गई है। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। जब हिंदू का पलटवार शुरू हुआ और मुस्लिम दंगाई को नुकसान होने लगा, तब महात्मा गांधी कलकत्ता पहुंचे। दिलचस्प बात तो यह है कि वे हिंदू के नरसंहार को रोकने नहीं बल्कि हिंदू को शांत करने आए थे। गांधी जी ने हिंदू से हथियार डालने की अपील करते हुए अनशन शुरू किया। तब लोगों ने एक एक करके अपने हथियार गांधी जी के पैरों में डालने शुरू कर दिए थे। गांधी जी ने 3 बार गोपाल पाठक को बुलाया, लेकिन वो नहीं गए। तीसरी बार स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के कहने पर वो गए और वहां देखा कि लोग अपने खराब हो चुके हथियार जमा कर रहे थे। तब गांधी जी के सचिव ने गोपाल पाठक को अपने हथियार सरेंडर करने को कहा, तो उन्होंने जो जवाब दिया तो वह इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, इन हथियारों से मैंने अपने हिंदू महिलाओं को बचाया है, अपने लोगों को बचाया है। मैं इन्हें गांधी को सरेंडर नहीं करूंगा। जब हिंदू का नरसंहार हो रहा था तब गांधी कहाँ थे? अगर मैंने अपनी एक कील से भी हिंदू की जान बचाई है तो वह कील भी सरेंडर नहीं करूंगा। फिर गोपाल पाठक ने गांधी जी को गीता का श्लोक सुनाते हुए कहा, पापी को क्षमा करने वाला उससे भी बड़ा पापी है। गोपाल पाठक के पास द्वितीय विश्व युद्ध का एक एयर सायरन था, जो आज भी उनके पोते शांतनु मुखर्जी के पास सुरक्षित है। यह सायरन हर साल 23 फरवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दोपहर 12:15 पर बजाया जाता है। गोपाल पाठक द्वारा स्थापित जातीय अत्रताण समिति आज भी सक्रिय है। उनका परिवार इस विरासत को संभाले हुए है और आपातकाल की स्थिति में सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत की सरकारों ने गोपाल पाठक जैसे वीरों को इतिहास की किताबों से गायब कर दिया। आज की पीढ़ी को इन महान व्यक्तित्वों के बारे में बहुत कम जानकारी है। गोपाल पाठक की कहानी आज भी उतनी प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे आत्मरक्षा के लिए संगठित होना जरूरी है और अहिंसा तभी काम करती है जब दूसरा पक्ष भी अहिंसक हो। नेतृत्व हमेशा राजनीतिक पार्टियों से नहीं आता है। गोपाल पाठक जैसे अनगिनत वीर योद्धाओं को हमारी शिक्षा व्यवस्था और इतिहास ने भुला दिया है। यदि वे न होते तो आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं होता। क्या आपको लगता है कि आज के समय में हमें गोपाल पाठक जैसे जागरूक, संगठित समुदाय, न्याय और सत्य के लिए खड़े होने वाले लोगों की जरूरत है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अभी भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, नोटिफिकेशन चालू कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें।